स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए आपका चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज पाथ ऑफ वाटर। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो हमारा जो पानी है वो कैसे रूट के अंदर जाता है, तो हमने इसके कुछ बेसिक स्टेप्स देखे थे। एपिब्लेमा से लेकर जाइलम तक, और फिर जाइलम से लेकर स्टेलार से होते हुए स्टेम तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं शॉर्ट में, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बट मैं आपको शॉर्ट में एक बार फटाक से याद दिला देती हूँ कि जो बच्चे एमएचटी सीईटी 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे इस साल 2024 में एमएचटी सीईटी बोर्ड एमएचटी सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, और जो हमारे एचएससी बोर्ड्स के बच्चे हैं जो 12वीं बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, इन दोनों के लिए हमने अपना ज्ञान लैब का ऐप लॉन्च किया है, पर्सनलाइज्ड ऐप, जिसमें अब हम स्टूडेंट्स का लाइव लेक्चर्स लेंगे और इसमें हम बायो का पूरा सिलेबस, बायो का एमएचटी सीईटी का पूरा सिलेबस, बोर्ड्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो अगर जिसने अब तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट से प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान लैब ऐप डाउनलोड करो, ताकि आपके लिए लाइफ भी इजी हो जाए और बायोलॉजी भी इजी हो जाए। और अगर आपको कोर्स परचेस करना है, अगर आप मेरे साथ पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ना चाहते हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ आप एमएचटी सीईटी में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, तो आप जल्दी जल्दी ये कोर्स परचेस कर लो, क्योंकि ये कोर्स का ऑफर डेट जो है वो बहुत ही कम दिनों के लिए बचा है। इसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस 1500 है, लेकिन इसका ऑफर पीरियड की वजह से आप इसमें जब कूपन कोड अप्लाई करोगे, 500 रुपीज का जो कूपन कोड है, तो 1500 में से 500 माइनस करके आपको ये कोर्स पड़ रहा है 999 का। तो जिसने अभी तक ये कोर्स परचेस नहीं किया है, जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो बाद में आपको एक्स्ट्रा 500 दे के सेम कोर्स परचेस करना पड़ेगा और इसमें आपका लॉस हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कोर्स परचेस करो और अपनी एमएचटी सीईटी की तैयारी एकदम जोरों शोरों तरीके से स्टार्ट करो। लेक्चर्स ऐप पर स्टार्ट होने वाले हैं 9 अक्टूबर मंडे से, और ये कोर्स का जो डिस्काउंट है ये सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी जल्दी से कूपन कोड डालो, जल्दी जल्दी से कोर्स परचेस करो और एमएचटी सीईटी के लिए फुल ऑन रेडी हो जाओ ज्ञान लैब के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो अपना आज का टॉपिक क्या है? पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। देखो, हमने एक बेसिक चीज पढ़ी थी कि वाटर रूट के अंदर कैसे एब्जॉर्ब होता है। ये देखो, ये आपका रूट है, तो रूट के अंदर वाटर कैसे कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर। प्लांट में वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट हेयर सेल। ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है कि स्टेम नहीं, लीफ नहीं, फ्रूट नहीं, फ्लावर नहीं, पानी एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट हेयर। कौन एब्जॉर्ब करता है? ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स के ये जो हेयर होते हैं, तो ये हेयर सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है। बट ये कौन से प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब करता है? 3 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले पानी की बूंद इसके ऊपर आकर बैठेगी, ऐसे वाटर इसके ऊपर बैठता है, वाटर ड्रॉपलेट, तो इम्बिबिशन, यानी कि वाटर का ड्रॉप आपके रूट हेयर के ऊपर आके बैठता है। फिर धीरे धीरे करके ये वाटर का ड्रॉप जो है ये आपके रूट हेयर सेल के अंदर जाना स्टार्ट होता है, यानी डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। और फिर धीरे धीरे करके आपका ये जो रूट हेयर है ये डबल मेम्ब्रेन से बना है ना, ऐसे ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आपका पानी का ड्रॉप ऐसे आके बैठा, तो इसको बोलते हैं इम्बिबिशन। फिर ये सेल वॉल के अंदर आया, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और फिर सेल वॉल से ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर गया, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ये 3 स्टेप्स तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिए थे। इम्बिबिशन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, कितने टाइप्स के डिफ्यूजन होते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, एंडोस्मोसिस क्या होता है, और एक्सोस्मोसिस क्या होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अभी तक अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो फटाफट से पीछे जाओ और प्लेलिस्ट में चेक करो, इसके प्रीवियस टॉपिक्स कवर करो, फिर ये टॉपिक देखना, तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? तो आपका ये 3 स्टेजेस होता है। पहले वाटर बैठता है रूट सेल के ऊपर, फिर वो रूट के सेल वॉल के अंदर जाता है, और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंशियली म्हणजे स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके बाद क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद जो नतीजा निकलता है, आपका जो रूट हेयर था, ये रूट हेयर के अंदर आपका वाटर आ चुका है, रूट हेयर के अंदर क्या हो चुका है? अपना वाटर अंदर आ चुका है। तो फायनली कॉन्सिक्वेंटली म्हणजे एट लास्ट चला आला आता पाणी रूट हेयरच्या आतमध्ये आलं। तो नाउ अब ये रूट हेयर के अंदर पानी आया है, ये आपका प्लांट का रूट है। अब रूट के ऊपर सॉइल है और धीरे धीरे करके स्टेम में ये पानी जाने वाला है। किधर जाने वाला है? ये पानी स्टेम में जाने वाला है। तो ये इधर से आया हुआ पानी ऐसे ऊपर की तरफ कैसे ट्रैवल करेगा, वो हम पढ़ने वाले हैं अपने आज के टॉपिक।
ठीक है। तो आपका जब रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, या आपके रूट हेयर ने जब वाटर एब्जॉर्ब किया, तो क्या हुआ, रूट हेयर ने जब वाटर एब्जॉर्ब किया तो सेल टर्जिड हो गया, अपना सेल क्या हो गया, ऐसे फूक गया। देखो पानी रूट हेयर के अंदर आया तो सेल फूक जाता है, सेल का पेट भर जाता है, जिसके वजह से सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर म्हणजे काय असतं, आपने खाना खाया तो आपका पेट फूक गया, आपका पेट फूक जाता है तो पेट ऐसे बाहर आ जाता है, बटन टाइट हो जाती है, बस उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। अंदर से जो प्रेशर आता है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। और जब आपको भूख लगी रहती है, उपवास रखते हो, खाना नहीं खाते हो, तो पेट अंदर चला जाता है, तो पैंट लूज हो जाती है, बटन लूज हो जाती है, उसको डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। जब आपका पेट भरा हुआ रहता है तो टर्गर प्रेशर हाई है, डिफ्यूजन प्रेशर लो है, मतलब पैंट टाइट हो गई है, टाइट पैंट। टर्गर प्रेशर मतलब टाइट पैंट, आपका पेट भर गया है, पैंट टाइट हो गई है। पर जब आपको और आपको भूख नहीं लगी है क्योंकि आपका पेट भर गया है, लेकिन जब आप उपवास रखते हो तो आपका पैंट लूज हो जाता है, टर्गर प्रेशर नीचे चला जाता है, मतलब आपका पेट अंदर पचक जाता है और आपको भूख ज्यादा लगती है, दे दो पानी दे दो, DPD म्हणजे दे दो पानी दे दो। तो डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर लो हो जाएगा, भूख लगी है, पेट भर गया तो पैंट टाइट हो जाएगी, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी पिया पैंट टाइट हो गई, पानी पिया पैंट टाइट हो गई। तो जब आप पानी पीते हो तो आपका पैंट टाइट हो जाता है, यानी कि टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो डीपीडी लो हो जाएगा। डीपीडी म्हणजे काय असतं कि दे दो पानी दे दो, बट पेट भर गया है तो अब पानी क्यों चाहिए, नहीं चाहिए पानी, तो डीपीडी लो हो जाएगा। डीपीडी क्या हो जाएगा, लो। तो आई होप ये पार्ट समझा है। जब पानी पिया रूट हेयर ने, रूट हेयर के अंदर जब पानी गया तो पेट भर गया, तो टर्गर प्रेशर बढ़ गया, ये रूट हेयर का टर्गर प्रेशर बढ़ गया, तो डिफ्यूजन प्रेशर लो हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर कब बढ़ता है, जब प्यास लगती है, प्यास लगी तो पानी पिया, पानी पिया तो टर्गर प्रेशर बढ़ा, डिफ्यूजन प्रेशर कम हो गया। क्लियर हुआ, ओके। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन द इमीडिएटली, इधर स्पेलिंग रॉन्ग है, इधर ई आएगा, इधर स्पेलिंग रॉन्ग है, इधर ओ आएगा। But now the immediately adjacent cortical cells inner to it has more DPD value। अब इधर ध्यान से देखो ये डायग्राम पे, यहाँ पे आपका रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये और ये, इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, तो पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जब ये वाली लेयर को पानी मिला, ये फर्स्ट लेयर है, ये अपनी फर्स्ट लेयर है, ये वाटर पी लेती है, तो ये फर्स्ट लेयर में टर्गर प्रेशर ज्यादा है और डिफ्यूजन प्रेशर कम है इधर पे फर्स्ट लेयर में, ठीक है। पर अब इसके आगे के जो सेल्स हैं, दूसरा मार्कर यूज करती हूँ, अब इसके आगे के जो सेल्स है, ये सेकंड लेयर, कौन सी लेयर की बात कर रही हूँ मैं, ये देखो, ये सेकंड लेयर की बात कर रही हूँ, ये वाली सेकंड लेयर दिखाई दे रहा है सबको, हाँ ये मार्कर दिखाई दे रहा है, इस लेयर की बात कर रही हूँ, ये सेकंड लेयर। तो अब ये सेकंड लेयर में क्या हो गया, ये सेकंड लेयर का डीपीडी बढ़ गया, अब इसको प्यास लग गई क्योंकि इसका पेट लूज हो गया है, इसका पैंट टाइट नहीं है, इसका पेट लूज हो गया है। तो अब यहाँ से जो पानी आया था वो यहाँ जाएगा, मतलब आगे के सेल्स अब पानी पिएंगे, ये फर्स्ट लेयर ने जो पानी पिया था अब वो पानी सेकंड लेयर में जाएगा, तो फर्स्ट लेयर का पानी फिर से कम हो जाएगा, इसने अपना पानी इसको दे दिया तो इसके पास पानी कम हो गया, तो अब ये फिर से बाहर से पानी लेगा, और पानी किधर से आता है, सॉइल से। तो क्या बोला जा रहा है इधर पे, जैसे जैसे एक सेल पानी पीता है तो आगे का सेल वो पानी ले लेता है, फिर पहला वाला सेल सॉइल से पानी लेता है, तो आगे के जो सेल्स है, कॉर्टिकल सेल्स मतलब रूट के सेल्स, ये वाले सेल्स, ये आपके कॉर्टिकल सेल्स है, देखो इधर लिखा है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स म्हणजे कॉर्टिकल सेल्स। आगे के जो कॉर्टिकल सेल्स है उनको प्यास लगती है तो उनका डीपीडी बढ़ जाता है, पानी दे दो, तो क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब उसको प्यास ज्यादा लगी है, तो देयरफॉर कॉर्टिकल सेल्स विल सक वाटर फ्रॉम द टर्जिड रूट सेल्स। तो जो आगे के सेल्स को प्यास लगी है, इस सेल को प्यास लगी तो ये इसका पानी पिएगा, तो अब ये सेल एम्प्टी हो जाएगा, तो अब ये फिर से सॉइल से नया पानी लेगा, क्या करेगा, ये फिर से सॉइल से नया पानी लेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड सेल को प्यास लगी तो इसने फर्स्ट सेल का पानी पिया, सेकेंड सेल को इधर लिखती हूँ, ये देखो ये आपका सेकेंड सेल है, ये आपका फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल को प्यास लगी तो उसने फर्स्ट सेल से पानी लिया, कितना अच्छा स्माइली बन गया इधर पे, पर अभी फर्स्ट सेल सैड हो गया, इसका पानी कम हो गया, तो अब ये किधर से पानी लेगा, ये वापस से सॉइल से पानी लेगा, किधर से पानी लेगा, सॉइल से। तो ऐसे करते करते अब थर्ड सेल को प्यास लगी,
तो थर्ड सेल ने किससे पानी लिया? सेकेंड सेल से। तो सेकेंड सेल ने वापस किससे पानी लिया? फर्स्ट सेल से। फर्स्ट सेल फिर से खाली हो गया। तो ऐसे करते 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 पानी इधर तक पहुंच जाता है, एकदम आगे तक। सो देयरफॉर कॉर्टिकल सेल्स पानी सक करते हैं अपने आगे वाले सेल से, ताकि वो टर्जिड हो जाए। ठीक है, मतलब जो पहले टर्जिड था उससे पानी लिया तो दूसरा सेल टर्जिड हो गया, फिर तीसरा सेल टर्जिड हुआ, तब तक ये दोनों वापस और पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला वाला सेल टर्जिड हो गया था, इसने अपना पानी दूसरे सेल को दे दिया, तो दूसरा सेल क्या हो गया? अब ये दूसरा सेल टर्जिड हो गया और ये सेल पचक गया, ये सेल छोटा हो गया। अब ये फिर से पानी लेगा तो ये फिर से टर्जिड हो जाएगा, फिर ये अपना पानी तीसरे सेल को दे देगा, तो तीसरा सेल टर्जिड हो जाएगा, ये सेल पचक जाएगा, फिर ये वापस से इससे पानी लेगा, फिर से ये टर्जिड होगा, फिर ये आगे सेल को पानी देगा। तो ऐसे ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो इट बिकम्स टर्जिड। तो सेकेंड सेल आपका फूक गया, सेकेंड सेल क्या हो गया? इधर पे टर्जिड हो गया। और जो पहला वाला सेल था वो तो चपटा हो गया ना, क्योंकि उसने अपना सब पानी दे दिया। तो चपटे सेल को फ्लैसिड सेल बोलते हैं। चपटे सेल को क्या बोलते हैं? फ्लैसिड सेल। सो द फ्लैसिड रूट हेयर सेल नाउ अब्सॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सॉइल। तो इसके अंदर जो पानी था, इसने अपना पानी इसको दे दिया, तो अब ये पानी खत्म हो गया, ये पानी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब ये अपना पानी किधर से वापस एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। किधर से एब्जॉर्ब करेगा? सॉइल से। इधर तक समझा कैसे पानी रूट में एब्जॉर्ब होता है? ओके। Water from the turgid cortical cell is sucked by inner cortical cell and the process goes on. इसने अपना पानी इसको दिया, इसने अपना पानी इसको दिया, इसने अपना पानी इसको दिया, इसने अपना पानी इसको दिया। जब पानी आगे आगे जाता है तो पहले वाले सेल्स का पानी खत्म होते जाता है, राइट? तो ऐसे केस में ये यहाँ से सॉइल से कंटिन्यू पानी लेते रहता है, ताकि वो आगे 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 ट्रांसफर करते रहे। इसके वजह से एक ग्रेडियंट प्रेशर तैयार होता है। सो अ ग्रेडियंट ऑफ सक्शन प्रेशर इज डेवलप्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ एपिब्लेमा टू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है? ये जो आपका रूट हेयर सेल है, इसको ही हम, ये जो अपना रूट हेयर सेल है, ध्यान से देखो, ये जो अपना रूट हेयर सेल है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिब्लेमा सेल। हमने पढ़ा है ना पहले, देखो इधर, रूट हेयर सेल को ही हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर सेल को हम क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा सेल। रूट 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 रूट, एपिब्लेमा सेल। तो एपिडर्मल सेल, एपिब्लेमा सेल से क्या बनता है? रूट हेयर सेल। तो इधर पे क्या लाइन यूज किया है? यस एवरीबॉडी, ये देखो। तो आपका ये जो रूट हेयर सेल है, इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा। तो इधर क्या बोला है? आपके रूट हेयर सेल में क्या हो रहा है? प्रेशर तैयार हो रहा है, जिसके वजह से एक रूट अपना पानी दूसरे रूट सेल को दे रहा है, दूसरा रूट सेल तीसरे सेल को, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, और फिर ऐसे करते करते हम अंदर पहुंच जाते हैं जाइलम के पास। ठीक है, पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? जाइलम। पानी कौन सा टिश्यू एब्जॉर्ब करता है? जाइलम टिश्यू। कौन एब्जॉर्ब करता है पानी को? जाइलम। फ्लोएम क्या कैरी करता है? फूड। ठीक है, तो ये आपका रूट हेयर सेल है। ये एंडोडर्मिस, मतलब ये वाला लेयर कॉर्टेक्स का लेयर है। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आता है, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, और फिर आपका जाइलम और फ्लोएम आता है। ठीक है, तो पानी आगे आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो वाटर क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में, सेकेंड लेयर से थर्ड लेयर में, थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर में, ऐसे करते करते हम इधर पे आ जाते हैं, इस लेयर में। इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं इस लेयर को हम? एंडोडर्मिस, जो आपके कॉर्टेक्स के जस्ट बाद की लेयर रहती है। ठीक है, ये बाहर की लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर ये बीच की लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, और फिर जो लास्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो पानी ट्रांसफर होते होते एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। So water moves rapidly across the root through loosely arranged living cells. ये आपके कॉर्टेक्स के लिविंग सेल्स हैं। क्या है ये? लिविंग सेल्स। Followed by passage cells of endodermis and finally into the cell of pericycle. और इधर से पानी जाते जाते आगे किधर जाता है? ये देखो, इधर देखो, यहाँ से पानी जा रहा है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये अपना एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से पानी गया 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 गया, ये आ गया पहला लेयर, मतलब लास्ट लेयर, ये है एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरिसाइकल। ठीक है, और फिर पेरिसाइकल के बाद आता है जाइलम। पेरिसाइकल के बाद क्या आता है? जाइलम। पेरिसाइकल के बाद क्या आता है? जाइलम। ये जो बॉक्स बॉक्स जैसे सेल्स बने हैं, ये आपके जाइलम टिश्यू है। क्या है ये? देखो,
यहाँ ही आपके दीज आर योर जाइलम टिश्यू। तो ऐसे करते करते एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम। अब इधर पे एक वर्ड दिया है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब क्या होता है, ये देखो, ये आपका रूट हेयर है, इधर से पानी आया, सबसे पहले पानी रूट हेयर सेल में आया, रूट हेयर सेल को एपिब्लेमा बोलते हैं। उसके नीचे ये जितनी भी लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो पानी देखो कॉर्टेक्स के थ्रू जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर ये ब्राउन लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो पानी एंडोडर्मिस के अंदर आया, एंडोडर्मिस के इधर पे देखो, जो मैं ये रेड रेड ड्रॉ कर रही हूँ, दूसरा मार्कर लेती हूँ येलो कलर का, ये देखो ये येलो दिखाई दे रहा है, जो मैंने येलो लाइन बनाया है, दिस येलो लाइन इज पेरिसाइकल। ये येलो लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो येलो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की इधर पे, इस येलो लाइन को बोलते हैं पेरिसाइकल। तो रूट हेयर से पानी आया कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स से पानी आया एंडोडर्मिस के पास। रूट हेयर को ही एपिब्लेमा बोलते हैं, मतलब एपिब्लेमा सेल से ही रूट हेयर बनता है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। फिर एंडोडर्मिस से किधर गया, पेरिसाइकल के पास। और अब पेरिसाइकल से वो पानी किधर जाएगा, प्रोटोजाइलम के पास। ये रेड वाले जो सेल्स है, इसमें से जो सेल पेरिसाइकल के पास होता है, ये वाला सेल, इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और ये वाला लास्ट वाला जो सेल रहता है, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मतलब जो पेरिसाइकल के पास रहता है, पी 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 मतलब पेरी आणि दूसरा पी मतलब प्रोटो। तो ये देखो, ये जो जाइलम के इतने सारे सेल्स हैं, जो सेल सेंटर की तरफ है लास्ट वाला, उसको मेटाजाइलम बोलेंगे। और जो फर्स्ट जाइलम का सेल्स होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो पानी कैसे ट्रांसफर हुआ, वापिस से मेरे साथ रिपीट करो, पानी कैसे ट्रांसफर हुआ, रूट हेयर से एपिडर्मिस के पास, फिर एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस के पास, फिर एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल के पास, राइट। और फिर पेरिसाइकल से किधर गया, हाँ, फिर पेरिसाइकल से किधर गया, व्हाट इज हैपनिंग, 1 सेकेंड, हाँ। तो फिर पेरिसाइकल से किधर गया ये पानी, पेरिसाइकल से गया प्रोटोजाइलम के पास, किधर आया, प्रोटोजाइलम के पास। और फिर प्रोटोजाइलम से किधर जाता है ये, मेटाजाइलम के पास। हाँ, प्रोटोजाइलम से किधर गया, अरे इधर फोटो में क्यों ऐसा गंदा हो रहा है, ओके ठीक। प्रोटोजाइलम से किधर गया ये, यहाँ पे प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम से गया ये मेटाजाइलम के पास, किसके पास गया, मेटाजाइलम के पास। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है सबको, नहीं समझा है तो वापस से इसको पीछे करके 2 बार देखो, ठीक है, ओके। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बीइंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वाटर एब्जॉर्प्शन कंटिन्यू चालू रहता है, बीच में स्टॉप नहीं होता है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी वाटर की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एंड दिस इज डेवलप्ड इन लिविंग सेल्स ऑफ रूट। और ये प्रेशर किधर क्रिएट हो रहा है, रूट के लिविंग सेल्स में। मतलब कौन से सेल्स में, ये जो बीच का कॉर्टेक्स है, इधर पे, किधर पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में, इस रीजन में, ठीक है, ओके। इट इज ड्यू टू, दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, क्योंकि रूट में डेवलप होता है। इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर, वाटर फ्रॉम पेरिसाइकल इज नॉट फोर्स्ड इनटू द जाइलम। अब ध्यान से देखो, ये रूट हेयर है, ये कॉर्टेक्स सेल है, और इधर पे आपका प्रोटोजाइलम है। क्या है इधर पे, प्रोटोजाइलम, और इधर पे मेटाजाइलम है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ क्या है आपका, मेटाजाइलम। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम। पानी आपका इधर तक आके रुक जाता है, पेरिसाइकल तक आके रुक जाता है, ये पेरिसाइकल है। तो हमारा जो वाटर है, हमारा जो वाटर है वो पेरिसाइकल तक आके रुक जाता है, इधर तक आके, इसके आगे नहीं आ पाता। क्यों, क्यों रुक जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ उसको प्रेशर जा रहा है। मतलब नीचे वापिस से पानी जो इतना ऊपर चढ़ के आया है, वो पानी वापिस नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। मुझे उसको एंटी ग्रेविटी खींचना है। तो अब इसको अगर मुझे आगे की तरफ खींचना है तो ऊपर लीफ से प्रेशर आना चाहिए। तो लीफ क्या करते हैं, लीफ पत्ता, प्लांट का जो पत्ता है, देखो रूट नीचे होता है, लीफ ऊपर होती है। तो लीफ क्या करेगी, लीफ पानी को ट्रांसपीरेशन करेगी। ट्रांसपीरेशन यानी धूप में पूरा पानी उड़ जाएगा, तो लीफ ड्राई हो जाएगी। लीफ ड्राई हो जाएगी,
तो ये आपके जाइलम से वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। और जाइलम में पानी किधर से आएगा? रूट से। तो जब लीफ ट्रांसपीरेशन करता है, लीफ में से ट्रांसपीरेशन हो जाता है, तो आपके रूट में से वाटर आगे आता है। इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। आप पानी को नीचे से खींच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? पानी को नीचे से खींच के ऊपर लेके आ रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। तो पानी ट्रैवल कैसे करता है? पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। पानी ट्रैवल कैसे करता है? ध्यान से देखो, पाथवे ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट essentially occurs in two pathway। दो वेज होते हैं, एक अपोप्लास्ट और एक सिम्प्लास्ट। अपोप्लास्ट कैसे होता है? when some amount of water passes across the root through the cell wall and intercellular spaces, it is called apoplast pathway। this pathway occurs up to endodermis। इधर ध्यान से देखो, हाँ ये देखो, ये पानी है, ध्यान से देखना, ब्लू वाला फॉलो करो। ये ब्लू वाला क्या देख रहे हैं हम? अपोप्लास्ट पाथवे देख रहे हैं। ये ब्लू वाला एरो फॉलो करो, ये वाला देखो। अपोप्लास्ट में क्या हो रहा है? ये आउटर पाथवे है। ध्यान से देखो, अपोप्लास्ट में क्या हो रहा है बेटा? अपोप्लास्ट में क्या हो रहा है? आउटर पाथवे है। ये सेल के आउटर लेयर से पानी आ रहा है पर अरे ये क्या हुआ? बीच में ये एंडोडर्मिस से अंदर आ जाता है, क्योंकि इधर बीच में क्या आ गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया। अब दूसरा पाथवे कौन सा होता है? सिम्प्लास्ट पाथवे। दूसरा पाथवे कौन सा होता है? सिम्प्लास्ट। व्हेन वाटर पासेस क्रॉस फ्रॉम वन लिविंग सेल टू अदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट पाथवे। इसमें क्या हो रहा है? ध्यान से देखो इधर पे, इसमें क्या हो रहा है? पानी डायरेक्ट सेल के बीच में से जा रहा है। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या हो रहा है? पे अटेंशन, सिम्प्लास्ट पाथवे में पानी सेंटर से जा रहा है। तो ये बीच का जो सेल है ये आपका लिविंग टिश्यू है, और जो सेल वॉल होता है ये आपका नॉन लिविंग टिश्यू है। क्या है ये आपका? नॉन लिविंग टिश्यू। तो देखो इधर क्या दिया है? अपोप्लास्ट की स्पेलिंग में क्या आता है? ओ। ओ मतलब क्या होता है? आउटर। ओ मतलब क्या होता है? आउटर। तो आउटर लेयर से जो पानी जा रहा है वो है अपोप्लास्ट पाथवे। ये सेल वॉल से पानी जाता है, और ये सेल वॉल कौन से टिश्यू से बना है? नॉन लिविंग टिश्यू से। हमने पढ़ा था ना, स्क्लेरेनकाइमा से सेल वॉल बनता है। स्क्लेरेनकाइमा आर नॉन लिविंग सेल्स, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। 11वीं में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस। तो आउटर पाथवे से आपका जो पानी जाता है उसको अपोप्लास्ट बोलते हैं, और इनर पाथवे से जो पानी जाता है उसको सिम्प्लास्ट पाथवे बोलते हैं। पर दोनों का कॉमन रीजन किधर जाके एंड हो जाता है? एंडोडर्मिस पे। दोनों का प्रोसेस किधर जाके स्टॉप हो जाता है? एंडोडर्मिस पे। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस लेयर के पास ऐसा ये ब्राउन कलर का चॉकलेट दिखाई दे रहा है, ये चॉकलेट स्ट्रिप को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये चॉकलेट से नहीं बना है, ये एक टाइप के शुगर से बना है। इस स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप अपने वाटर को ब्लॉक कर देती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कर देती है? वाटर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पानी जो है फिर वो अपोप्लास्ट पाथवे का जो पानी है वो सेल वॉल से जाते जाते बीच में से जाने लग जाता है। सिम्प्लास्ट का पाथवे तो स्टार्टिंग से ही बीच में से जा रहा था, बट अपोप्लास्ट ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया अपोप्लास्ट ने? क्योंकि बीच में क्या आ गया आपका? कैस्पेरियन स्ट्रिप। बीच में क्या आ गया? कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो आपका अपोप्लास्ट जो है ये रास्ता चेंज कर लेता है। तो 100 बात की एक बात, अगर इसका अपन कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन क्या समझ में आएगा? इसका कंक्लूजन क्या समझ में आएगा? कि आपका जो फाइनल पानी है अपोप्लास्ट से हो या सिम्प्लास्ट से हो, वो पेरीसाइकिल से होते हुए ही जाइलम के अंदर जाएगा। किधर जाएगा? जाइलम के अंदर जाएगा। तो ये दोनों पाथवे को बोलते हैं वाटर पाथवे। ठीक है। अब इधर पे एक ब्लू बॉक्स दिया है जिसमें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। क्या बोला है इस पैराग्राफ में? क्या बोला मैं पढ़ के बताऊंगी, पर पहले इधर ध्यान से देखो। इसमें क्या बोला है कि आपका ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाजू में इधर पे थोड़ा पीछे जाते हैं, ये टेबल में क्या बोला है कि ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप के ऐसे साइड में सेकेंडरी रूट हेयर सेल होते हैं। क्या होते हैं इधर पे? ये जो येलो कलर का मैं बना रही हूँ ये सेकेंडरी रूट हेयर सेल है, जिसके वजह से ये देखो, ये जो येलो येलो मैंने बनाया है ये सेकेंडरी रूट हेयर है। क्या है ये? सेकेंडरी रूट हेयर, जिसके वजह से अपोप्लास्ट वाला जो पानी था ये अपोप्लास्ट बाहर से ही फ्लो होगा और ये सेकेंडरी रूट से होते हुए फिर जाइलम तक जाएगा। तो ये जो अपोप्लास्ट है, ये जो ब्लू वाला मैं बना रही हूँ अपोप्लास्ट, अगर सेकेंडरी रूट हेयर सेल ने ये पानी अब्सॉर्ब किया तो उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैस्पेरियन स्ट्रिप के बीच में से क्रॉस होके जा सकता है। जैसे हैरी पॉटर में कैसे दीवार के अंदर से चला जाता है हैरी, वैसे ही पानी कैस्पेरियन स्ट्रिप से भी क्रॉस होके चला जाता है।
लेकिन कब? जब वो सेकेंडरी रूट हेयर के अंदर है। किसके अंदर? सेकेंडरी रूट हेयर के अंदर। ये अपना प्राइमरी रूट हेयर का रास्ता है, ये सेकेंडरी रूट हेयर है। क्या है ये? सेकेंडरी रूट। ये देखो फिर से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ये आपकी प्राइमरी रूट है, इसके बीच में से सेकेंडरी रूट जाती है। क्या जाती है? सेकेंडरी रूट। और ये सेकेंडरी रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप के आर पार हो जाती है। तो जो पानी इस सेकेंडरी रूट के थ्रू जाएगा, ये वाटर जो सेकेंडरी रूट के थ्रू जाएगा, उसको अपना रास्ता नहीं बदलना पड़ेगा, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से डायरेक्ट जाइलम के अंदर जा सकता है। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें यही दिया है। क्या दिया है? द अपोप्लास्टिक पाथवे, मार्कर चेंज करती हूँ, द अपोप्लास्टिक या नॉन लिविंग टिश्यू, ये देखो ये वाला, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लू वाला जो नॉन लिविंग टिश्यू से जाता है पानी टुवर्ड्स द वास्कुलर स्टील, वास्कुलर स्टील म्हणजे स्टेम, जाइलम के अंदर, थ्रू फ्री स्पेसेस एंड सेल वॉल्स ऑफ एपिडर्मिक्स एंड कॉर्टेक्स, an additional apoplastic route that allows direct access to the xylem and phloem is along the margin of secondary root। एक एक्स्ट्रा रास्ता है इधर पे। तो तुमको दो रास्ते दिए हैं ना, एक ये वाला रास्ता दिया है, एक ये वाला रास्ता दिया है, एक तीसरा रास्ता रहता है, और वो रास्ता नॉन लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट रहता है। किधर से? सेकेंडरी रूट से। किधर से? सेकेंडरी रूट से। सो an additional apoplastic pathway allows direct flow of water to xylem and phloem along the margin of secondary root। Secondary root develops from the pericycle, a layer just inside the endodermis। तो ये secondary root कहाँ से develop होती है? पानी देखो इधर से पानी आ रहा है, 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 इधर इधर पे आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका सेकेंडरी रूट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंडरी रूट स्टार्ट हो जाता है, और ये सेकेंडरी रूट आगे तक जाता है। ये सेकेंडरी रूट आपका आगे तक जाता है। ये जो ब्लैक कलर का मैंने ड्रॉ किया है, इधर से आपका पानी आ रहा था, इधर से आपका पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये सेकेंडरी रूट के अंदर घुसेगा और उसी रूट से होते हुए आगे जाएगा। उसको अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी रूट ने क्या किया? कैस्पेरियन स्ट्रिप से पानी को खींच लिया, वो वाटर को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सेकेंडरी रूट कैस्पेरियन स्ट्रिप के आर पार हो जाता है। सो द सेकेंडरी रूट डेवलप्स फ्रॉम पेरिसाइकल। द एंडोडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये एंडोडर्मिस के पास जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये एक शुगर लेयर आहे। सुबेराइज्ड लेयर म्हणजे शुगर लेयर। सुबेरीन एक शुगर असते, सुबेरीन काय असते? एक शुगर असते, जो पानी को अंदर की तरफ धकेल देता है। ये लेयर क्या करती है? ये जो लेयर है ये सारे पानी को अंदर बोलती है कि अंदर से जाओ, अंदर से जाओ। बट आपका जो सेकेंडरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, ये क्या बोलता है पानी को? मेरे साथ चलो, बाहर से ही चलो, पानी इधर से ही जाएगा। तो सेकेंडरी रूट अंदर नहीं आने देता पानी को, वो डायरेक्ट अपने साथ लेके जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप को हटा के। तो the suberin layer which forces to move in the symplast in order to enter the vascular system। vascular म्हणजे xylem आणि phloem vessels। since secondary roots grow throughout the endodermis, a direct pathway to the xylem and phloem is available। सेकेंडरी रूट आपके एंडोडर्मिस के आगे पूरा कंटिन्यू प्रेजेंट रहता है। तो आपका जो भी पानी है वो डायरेक्ट इस सेकेंडरी रूट के ऊपर से जाएगा, उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंडरी रूट पूरा कंटिन्यू लेयर प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से आप कैस्पेरियन स्ट्रिप से भी बाईपास होके जा सकते हो। बाईपास मतलब क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप के ऊपर से चले जाना, अंदर आने की जरूरत नहीं है। मतलब समझो मेरे आगे ये इधर पे कुछ रखा हुआ है, अगर यहाँ मेरे सामने दीवार है तो मैं ऐसे दीवार से ऐसे साइड से होके ऐसे ऐसे करके जाऊंगी। बट इमेजिन करो कि मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर आ जाए, तो मैं दीवार के बीच में से उसको तोड़ के आगे जा सकती हूँ। तो वो जो दीवार के बीच में से आगे जाते हैं वो कैसे जाते हैं? सेकेंडरी रूट की मदद से। मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप आपका दीवार है, पहले हमको ये दीवार के बाजू से जाना पड़ रहा था, बट इसके बीच में हमने एक सीक्रेट टनल बना दिया, तो अभी अपना पानी इसके अंदर से जा सकता है। तो ये सीक्रेट टनल कैसे बनाया? ये सीक्रेट टनल बना सेकेंडरी रूट से। किससे बना? सेकेंडरी रूट से। इज दिस क्लियर एवरीबडी? आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने। विदाउट मूविंग इनटू द सिम्प्लास्ट, मतलब पानी अंदर आए बिना डायरेक्ट आपके फ्लोएम तक जा सकता है। सो ये है आपके दो पाथवे, अपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। दोनों का आप डिस्टिंग्विश बिटवीन देख सकते हो। ये आपको शॉर्ट में मैंने दिया, इसको नोटबुक में लिख के ले लो, आपको पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पे आपके पानी एडजेसेंट वॉल से जाते हैं, साइड साइड से। यहाँ पे डायरेक्ट
एक सेल से दूसरे सेल में, क्योंकि दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस ब्रिज को? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल के साइड से पानी जा रहा है, इधर पे सेल के अंदर से पानी जा रहा है। ठीक है। इट अकर्स थ्रू सेल वॉल एंड इट अकर्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। या ये फास्ट प्रोसेस है, ये थोड़ा सा इट इज स्लो प्रोसेस। इट इज एडेड बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इट इज एडेड बाय स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कुछ रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी बाहर से जा रहा है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे पानी बाहर से जा रहा है, पर यहाँ पे पानी सेल के अंदर से जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म हिलेगा तो पानी जल्दी मूव होगा। ओके। इट डज नॉट इन्वॉल्व ऑस्मोसिस, इट इन्वॉल्व ऑस्मोसिस। अभी पानी बाहर से जा रहा है तो ऑस्मोसिस का सवाल ही नहीं उठता, पानी जब अंदर से जाता है तो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने MST CET की प्रिपरेशन करने के लिए अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आप प्ले स्टोर पे जाके फटाफट से हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। सिर्फ 2 दिन के लिए आपके पास ऑफर अवेलेबल है, 500 रुपीज का डिस्काउंट अवेलेबल है। 999 रुपीज में आपका पूरा साल भर का MST CET प्रिपरेशन हो जाएगा बायोलॉजी सब्जेक्ट का। बोर्ड्स के पहले बायो का पूरा बोर्ड्स का सिलेबस हो जाएगा और फिर बोर्ड एग्जाम्स के बाद हम 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ प्ले स्टोर पे ज्ञानलैब ऐप डाउनलोड करो और ये कोर्स परचेज करो फटाफट से और बन जाओ ज्ञानलैब ग्रुप के मेंबर। 9 अक्टूबर से लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। हमारे बफरिंग चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे व्लॉगिंग वीडियोस अपलोड होते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।